मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. लेट अस स्टार्ट अनदर ब्यूटीफुल सेशन विद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर मैट एग्जामिनेशन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल. ऑल्सो like this session if you are liking the content, and you can also message me on telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel as well. So first question of this session is from profit and loss. Pause the video and try to solve it. An article is marked X% above the cost price. A discount of 2X by 3% is given on the marked price. If the profit is 4% of the cost price and the value of X lies between 25 and 50, then value of 50% of X क्या होगा? ठीक है. So article is marked X% above the cost price. So effectively अगर हमारा let us say कि CP अगर 100 होता, so in that case it is marked X% above the cost price. So markup price MP will be 100 plus X. And then there is a discount of 2X by 3% on the marked price. So effectively selling price will be after a discount of 2X by 3%. Selling price हो जाएगा हमारा 100 plus X multiplied by 100 minus 2X upon 3 divided by 100. So this will be our selling price, and question is saying that this selling price, this is equal to 4. प्रॉफिट है हमारा 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100. अगर हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया है तो 100 प्लस 4, बिकॉज प्रॉफिट हुआ है 4 का. दिस कैन ऑल्सो रिटर्न 100 प्लस 4 विच इज इक्वल 104. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. दिस इज इक्वेशन ऑन एक्स, क्वाड्रेटिक बनेगी और फिर उसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. और डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं ऐसे केस में? देखो, जब भी हम पहुंच रहे हैं फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस वाया मार्क प्राइस. ठीक है. सो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में वी आर इंक्रीजिंग बाय अ मार्कअप परसेंटेज, एंड देन वी आर डिक्रीजिंग द प्राइस बाय अ डिस्काउंट परसेंटेज, और नेट में हमारा बन रहा है प्रॉफिट परसेंट. ठीक है. तो सक्सेसिव चेंजेस हो रहे हैं. फर्स्ट वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस बाय मार्कअप परसेंट, देन वी आर डिक्रीजिंग द प्राइस बाय डिस्काउंट परसेंट. तो इफेक्टिवली सक्सेसिव चेंज ऑफ मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? नेट चेंज प्लस एम माइनस डी प्लस एम इंटू माइनस डी, यानी कि इफेक्टिवली माइनस एम इंटू डी बाई 100 वैल्यूज परसेंटेज में. दिस टोटल नेट चेंज दिस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. यही तो क्वेश्चन बनेगा. तो डायरेक्टली यही वैल्यूज लिख लेते हैं. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है. डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं ऐसे ही. सो मार्कअप परसेंट है हमारा X% का, तो एक्स, और डिस्काउंट इज 2X by 3, नेगेटिव होगा तो माइनस 2X by 3 प्लस एक्स इंटू माइनस 2X by 3 विच विल बी माइनस ऑफ 2X स्क्वायर बाई 3, और डिवाइड बाई 100 है तो डिवाइड बाई 300 हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 4% प्लस 4%, बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है 4% का. सो एक्स माइनस 2X by 3 एक्स बाई 3 हो जाएगा. एक्स बाई 3 माइनस 2X स्क्वायर अपॉन 300, दिस इज इक्वल टू 4. ओके. मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को हम 300 से. 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इक्वेशन आ जाएगा हमारा 100x, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया 300 से, तो 100x माइनस 2X स्क्वायर, तो दैट हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए. सो दैट इज इक्वल 1200. तो 2X स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1200, दिस इज इक्वल टू 0. और एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0 आ गया. प्रोडक्ट आ रहा है 600, सम ऑफ रूट्स आ रहा है 50, सम 50 है, प्रोडक्ट आ रहा है 600, तो 20 एंड 30 होगा, यानी कि रूट्स हमारे आएंगे 20 एंड 30. तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 20 और 30. दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी. क्वेश्चन में दिया है 50% ऑफ x क्या होगा, तो कैन बी 10 और 15, बट साथ में x हमारा 25 और 50 के बीच में है. दैट इज ऑल्सो बीइंग सेड. सो एज पर दिस कंडीशन x की वैल्यू 30 होगी, तो x बाई 2 विल बी 15. ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा. ठीक है. क्या क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ऑप्शंस हमें गिवन थे इस क्वेश्चन में, तो हम ऑप्शंस को भी यूज कर सकते थे. ऑप्शंस को भी हम यूज कर सकते थे. ऑप्शंस में कोई भी एक वैल्यू उठा लेते. अब हमें चाहिए पहले X% से इंक्रीज करना है, एंड देन 2X बाई 3% से डिक्रीज करना है. और हमें गिवन है 50% ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि पहले तो डबल करते हैं इसको. ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे एक्चुअल में? एक्स के लिए 30, 40, 32 एंड 24. फर्स्ट इंक्रीज बाई X%, देन डिक्रीज बाई 2X बाई 3%. ओके. और क्योंकि 2X बाई 3% से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा आसान होता है कि पहला जो हम ऑप्शन ले रहे हैं चेक करने के लिए, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3.
अब अभी क्योंकि आंसर है पता है, तो चलो उसके अलावा कोई और ऑप्शन लेते हैं। तो एक ऑप्शन लिया हमने, मालूम ने 24 ले लिया, ठीक है, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको ऑप्शन लेते हैं। x% इंक्रीज किया, तो लेट अस से 100 था हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इन दैट केस विल बी इंक्रीजिंग बाई 24, तो 124 विल बी मार्क प्राइस, एंड देन विल बी डिक्रीजिंग बाई 2x by 3%, विच इज 16%। तो 16% 124 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमें ये तो पता है इंटीजर में नहीं आएगी, और जब इंटीजर में नहीं आएगा तो एंड में हमारा SP 104 तो नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि वो तो इंटीजर है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट द पॉसिबल ऑप्शन। तो सेकंड चेक कर सकते हैं 30 को, ठीक है, तो 100 है, इंक्रीज किया हमने 30 से, तो 130 हो गया, देन डिक्रीज करेंगे बाई 20%, तो 130 माइनस 26 104 आ गया। ठीक है, पहले चेक करने के लिए हमें ऐसा ऑप्शन लेना है जो कि 3 का मल्टीपल हो, बट नेसेसरी नहीं है कि 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। जैसे हमने ऑप्शन में भी देखा कि x इक्वल 20 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, बट 20 भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो ऑप्शन होगा। हाँ, हमारी डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, डायरेक्शन जरूर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि 100 हमारा आया और 100 से पहुंचे 124 है, 124 में डिक्रीज करें हम 16% का, ठीक है, तो 124 का 10% क्या होगा, 10% भी 12.4, और 16% डिक्रीज करना, 5% फर्दर डिक्रीज करोगे या तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो, या 5% फर्दर डिक्रीज करोगे, दैट विल बी 6.2, और 1% और, क्योंकि टोटल 16% डिक्रीज करना है, 1% ओनली 1.24, टोटल कितना हो गया 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19.84, तो 19.84 डिक्रीज करोगे 124 में, तब जाके हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी आवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 124 माइनस 20 होगा 104, बट हम डिक्रीज कर रहे हैं 19.84, तो वैल्यू आएगा 104.16 के आसपास, विच इज नॉट 104, तो डिफरेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्लियर, ऑप्शन से भी जा सकते थे, अदरवाइज प्रॉपर तरीका तुमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अम्यूजमेंट park along with the entry pass, a visitor gets 2 of the 3 available rides A, B or C for free। तो जैसे ही पार्क का एंट्री पास लिया, एंट्री पास के साथ में विजिटर इज गेटिंग 2 out of the 3 available rides for free। On a particular day 77 opted for ride A, 55 opted for ride B and 50 opted for ride C। 25 visitors opted for both A and C, 22 opted for both A and B, while no visitor opted for both B and C। If 40 visitors did not opt for ride A or ride B or both, then how many visitors with the entry pass on that day visited with the entry pass on that day। अब देखो हुआ क्या, हर एक को 2 राइड्स ऑफर हुए आउट ऑफ द 3, बट कुछ ने सिर्फ एक राइड लिया, ठीक है, दोनों राइड चूज नहीं किया, तीनों तो किसी ने भी नहीं लिया हो सकता, बिकॉज क्योंकि 2 ही राइड ऑफर हुई हैं फॉर द फ्री। ठीक है, सो A, B एंड C वेन डायग्राम बना लेते हैं। सबको 2 राइड्स ऑफर हुई हैं फॉर फ्री, बट फिर भी सबने 2 राइड्स भी नहीं लिया होगा, कुछ ने एक ही राइड लिया होगा। तो गिवन है दैट 77 opted for ride A, 55 opted for ride B and finally 50 opted for ride C and 25 visitors opted for both A and C। अब यहाँ पे देखो हमेशा ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारा स्टेटमेंट मेंशन करे 25 opted for both A and C, तो क्वेश्चन कह रहा है both A and C not A and C only। जब कहे A and C only, that implies, if the question is saying A and C only, then that implies this portion, only this portion, which is common to only A and C and not any other case। ठीक है, जब कहे A and C only, because this portion pertains to A and C only। बट क्वेश्चन कह रहा है बोथ A and C, तो 25 visitors opted for both A and C and this implies कलर चेंज करना पड़ेगा, this implies this whole section because this belongs to both A and C। ठीक है, so this whole section is basically equal to 25। तो बाहर लिखते हैं अभी 25, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शंस आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ऑल 3 वाले कितने हैं और 2 वाले कितने हैं। 2 हालांकि हमें पता है कि ऑल 3 तो 0 होगा, क्योंकि 2 ही राइड्स में ऑफर हुई हैं फ्री में, बट फिर भी एज्यूम ना करके अभी आगे भी बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 22 ऑप्टेड फॉर बोथ A and B एंड देन नो विजिटर ऑप्टेड फॉर बोथ B and C, यानी बोथ B and C वाला पोर्शन 0 है।
अब क्योंकि बोथ बी एंड सी जीरो है और बोथ बी एंड सी में दोनों सेक्शंस आते हैं तो क्लियरली ऑल थ्री जीरो है और ओनली बी एंड सी भी जीरो है। और जैसे ही ये वैल्यू मिल गया ऑल थ्री वाला तो अब हमें क्लियर हो गया कि टोटल 25 था, तो 25 में से एक पार्ट ऑल थ्री वाला जीरो है, सो दिस विल बी 25। सिमिलरली 22 में से दिस विल बी 22, ए एंड बी ओनली विल बी 22, ठीक है, ए एंड सी ओनली विल बी 25। अब क्योंकि कुछ पोर्शंस मिल गए हमें, ए के लिए सारी वैल्यूज मिल गई एक्सेप्ट वन, तो वैल्यू निकाल लेंगे। 22 प्लस 25 प्लस जीरो दिस इज 45, तो हमारा ओनली ए वाला केस आ जाएगा 77 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 32। सिमिलरली ओनली बी वाला केस भी आ जाएगा 55 माइनस 22 दैट इज 33। एंड लास्टली ओनली सी वाला केस भी आ जाएगा दैट इज 50 माइनस 25 विच इज इक्वल 25। देन क्वेश्चन कह रहा है 40 विजिटर्स डिड नॉट ऑप्ट फॉर राइड ए और राइड बी और बोथ। 40 विजिटर्स ऐसे थे जिन्होंने ना राइड बी लिया ना राइड ए लिया ना ही बोथ लिया, यानी कि आउटसाइड राइड ए और बी। सो आउटसाइड राइड ए और बी में क्या क्या आएगा, एक तो पोर्शन आया हमारा दिस ओनली सी एंड वन पोर्शन विल बी आउटसाइड ए बी एंड सी, ठीक है। तो टोटल 40 है, आउट ऑफ दिस 40 ओनली सी वाला 25 आएगा एंड देन रिमेनिंग विल बी 15 विल बी विच हैव ऑप्टेड फॉर नीदर ए नॉर बी नॉर सी, तो दे विल बी आउटसाइड, दैट इज नंबर 15, ठीक है। टोटल वैल्यू हमें मिल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी विजिटर्स विजिटेड ऑन दैट डे, सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐड करो ऐसी वैल्यूज को तो एक सेट तो कंप्लीट ले लो जहां पे वैल्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पूरा का पूरा सेट ए, तो पूरा सेट ए तो ऑलरेडी साथ में लिया दैट इज 77। यहाँ पे वैल्यूज मुश्किल नहीं है बट जहाँ पे मुश्किल होती है वहाँ ध्यान रखना है कि एक सेट हमने पूरा का पूरा एक साथ ले लिया 77 प्लस अब एडिशनल क्या बचा है 33 प्लस एडिशनल क्या बचा है 25 एंड फाइनली 50। तो 77 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 110 प्लस 40, तो टोटल सम इज 150 150 एंड टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स who visited that day is equal to 150, option E. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man lays stones 5 meters apart along both sides of a 200-meter walkway. All stones are at the start of the walkway. He starts by placing the first stone on each side at the start, then carrying one stone at a time. He lays the rest first along one side, then the other side, walking to each spot and back to the start each time. After placing the last stone, he returns to the start. So what is the total distance he walks? While we are assuming that width of the walkway is negligible. ठीक है, तो दोनों साइड में वॉकवे के स्टोन्स ले करने हैं बाय द मैन और डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन्स इज 5 मीटर्स और टोटल वॉकवे का लेंथ इज 200 मीटर्स एंड एट फर्स्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और सारे के सारे स्टोन्स भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। दिस विल बी समवॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल द स्टोन्स आर स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ विल ही प्रोसीड, सबसे पहला काम क्या करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एक स्टोन रख दिया उसने, वो तो जीरो पे है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, जीरो होगा, बस वहीं का वहीं रख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टोन विल बी एट द 5 मीटर डिस्टेंस, तो हिल गो देयर एंड कम बैक, तो 5 मीटर जाएगा देन 5 मीटर्स लौट के आएगा। आफ्टर दैट हिल गो टू ले नेक्स्ट स्टोन विच विल बी एट 10 मीटर्स डिस्टेंस, हिल गो 10 meters and then come back. Then he'll go to lay next stone at 15 meters distance, so he'll go 15 meters and then he'll come back that distance and so on, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। फर्दर he'll go 20 meters and then come back 20 meters and so on till last stone which will be at the distance of 200 meters, so he'll go 200 meters and then come back, ठीक है। तो कितना हमारे डिस्टेंस आ जाएगा ऑन वन साइड। अब यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा सेकंड साइड पे, फर्स्ट स्टोन जीरो डिस्टेंस पे, सेकंड स्टोन 5 मीटर्स की डिस्टेंस पे, थर्ड स्टोन 10 मीटर की डिस्टेंस पे, फोर्थ 15 की डिस्टेंस पे, यानी क्या करेंगे एक साइड का हम निकाल लें टोटल डिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे बाद, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑन वन साइड क्या होगा, जीरो फॉर द फर्स्ट स्टोन, सेकंड स्टोन के लिए डिस्टेंस क्या होगा 5 into 2, थर्ड के लिए 10 into 2, देन 15 into 2, 20 into 2 एंड सो ऑन टिल फाइनली 200 मीटर्स जाएगा और 200 मीटर्स लौट के आएगा 200 into 2, दिस इज फॉर वन साइड, मल्टीप्लाई दिस बाई 2। जीरो तो जीरो ही है तो उसको अलग कर लो, जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, जीरो को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। फिर 2 तो बाहर आया और अंदर हमारा आ रहा है वैल्यूज फ्रॉम 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 30
plus 40 and so on till 400. This is multiplied by 2. So 10 और further common आ जाएगा. So we can write this as 20 into 1 plus 2 plus 3 and till finally 40. So sum of 1 to 40 multiplied by 20. So sum of first n natural numbers, that is n into n plus 1 by 2, 20 into 40 into 41 by 2, 2 से काटा बच गया 10. ठीक है, 10 into 40 into 41. So 40 into 41 क्या है? 41 into 4 is 164 multiplied by 100. So 16,400 meters will be total distance traveled by the person. Okay, 16,400 meters will be total distance traveled by that person on that day. क्या ही क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If two integers are chosen at random out of the set 2, 3, 5, 7, 8 and 9, so what is the probability that their product will be of the form a square minus b square where a and b are both positive integers? बढ़िया सवाल है. और दो चीज़ें यूज हो रही है. एक तो तुम्हारा probability तो यूज हो ही रहा है, other than that difference of perfect squares. So their product will be of the form a square minus b square where a and b are both positive integers. ठीक है, so a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. But question का condition क्या है कि both a and b have to be positive integers also. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ए स्क्वायर में बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा, सम वैल्यू, तो दैट वैल्यू हैज टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बाइफरकेट करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, सिंपल एग्जाम्पल, तो लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो 3 कैन बी रिटन एज 3 into 1. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1. तो रिजल्ट मिल जाएगा हमें, ए प्लस बी इक्वल टू 3 है, ए माइनस बी 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? एट बोथ द इक्वेशंस, तो 3 + 1 4 by 2, ए विल बी इक्वल टू 2, बी विल बी इक्वल टू 1. तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं. इवन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें ए और बी दोनों ही इंटीजर्स मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अच्छा लिखने को ये भी कह सकते थे कि हम यहाँ पे 1 into 3 कर देते, वही पॉसिबल था. बट उस केस में हमें वैल्यूज दोनों पॉजिटिव नहीं मिलती, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी से अगर बड़ा नहीं होगा, बोथ वैल्यूज विल नॉट बी पॉजिटिव. ठीक है, सो अगर हमने ए प्लस बी को कर दिया 1 और ए माइनस बी को कर दिया 3, इन दैट केस ए तो आ जाएगा 2 बट बी विल बी -1, बी विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो जब भी ऐसा केस करेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, तभी हमें बोथ विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन ए माइनस बी फॉर बोथ ए एंड बी टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है, अदरवाइज एक और केस यहाँ पे बनता, वो केस बनता हमारा -3 और -1 का, ये भी तो ले सकते थे. बट अगर सम और सब्ट्रैक्शन, सम और डिफरेंस दोनों नेगेटिव होगा, तो इन दैट केस हमें ए और बी दोनों ही नेगेटिव मिल जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? तो वो वाला सिनारियो भी रहेगा. तो -3 -1 हो सकता है, -1 -3 हो सकता है, यानी कि बनेंगे टोटल 4 केसेस. बट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बनेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन अगर कभी सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे 4 केसेस बनेंगे. बट अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ से एक केस होगा, व्हेन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी. ये तो एक बात हो गई. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज नहीं करना, हमें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा जबकि हम ए स्क्वायर, जबकि हम 2 इंटीजर सेलेक्ट करें आउट ऑफ दीज गिवन 6, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनना चाहिए. तो वो कब कब बनेगा और कब कब नहीं बनेगा, तो इस केस में तो बनेगा हमेशा. ठीक है, एज लॉन्ग एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज समथिंग ऑड, तब तो हमेशा बनेगा, वेदर दैट इज इक्वल टू 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो. क्योंकि वैसे भी देखो जब भी हम स्क्वायर्स देखते हैं तो क्या होता है, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, लॉजिक बता रहे हैं. ठीक है, और 6 स्क्वायर इज 36. तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, पहले डिफरेंस आ रहा है हमारा 3 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 5 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 7 का, फिर आ रहा है 9 का, फिर आ रहा है 11 का. यानी कि सारे के सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट 1, सिवाय 1 के सारी की सारी वैल्यूज आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं सारे के सारे, उन्हें 1 तो नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, या फिर सारे अगर 2 नंबर्स 1 सेलेक्ट हो तभी तो 1 पॉसिबल है. ठीक है, 1 डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होगा, जबकि हमें दोनों ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स मिले.
ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा, बट 1 तो वैसे भी नहीं आ रहा प्रोडक्ट कहीं पे भी। अदरवाइज तुम देख रहे हो 3, 5, 7, 9, 11 सारी की सारी वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो सारे के सारे ऑड ऑड नंबर कुछ भी होगा, हमेशा हम उसको डिफरेंस ऑफ पावर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इवन वाला केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2। ओके, इक्वेशन बना दिया, मान लो हमने कहा 2 × 1, सॉल्व करो इसको। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ए आ जाएगा 2a इक्वल टू 3, ए आ जाएगा 1.5 और बी आ जाएगा 0.5, यानी कि ए और बी इंटीजर्स नहीं आए, ए और बी इंटीजर्स नहीं आएंगे इस केस में, जो हमने 2 लिया। अगर 4 लेते तो, अगर हमने कहा होता ए स्क्वायर में बी स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर 4 नहीं, लेटेस्ट से हमने कहा क्योंकि 4 पे एक वैल्यू 0 हो जाएगा, चलो 8 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 8, तो इन दैट केस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, अगर हमने 8 ले लिया, इन दैट केस एक वैल्यू ले लिया 4 और एक ले लिया 2। ठीक है, तो ए प्लस बी 4 है, ए माइनस बी 2 है, तो ए क्या आ जाएगा, ए विल बी 6/2 3 और बी आ जाएगा इक्वल टू 1। तो बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, जब भी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो केसेस क्या क्या बनेंगे, केसेस हमारे बन सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस कैन बी वेल इज इक्वल टू ऑड। अगर ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड में सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इफ दिस इज इवन, तब दो केसेस बनेंगे, इधर इट विल बी मल्टीपल ऑफ 2 ओनली। ठीक है, 2 के या 4 के प्लस 2 कह दो प्रॉपर्ली कि 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, नहीं एग्जैक्टली 2 का मल्टीपल होगा बट 4 का मल्टीपल नहीं होगा। इफ दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, तब फिर वहां पे हमारा डिफरेंस ऑफ पावर स्क्वायर्स विल नॉट बी गिविंग अस रिजल्ट, मतलब डिफरेंस ऑफ पावर स्क्वायर्स आएगा नहीं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर्स नहीं मिलेंगे अगर हमारा सिर्फ 2 का मल्टीपल है तो, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, दो पार्ट से देख नहीं पाओगे, यानी कि हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी से एक ऑड होगा और एक इवन होगा, और वहां पे फिर हमें इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि या तो ए प्लस बी एंड माइनस बी बोथ हैव टू बी ऑड, जो कि ऑड वाले केस में होगा, इधर बोथ हैव टू इवन, जो कि तब होगा जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो इवन है, और अगर हमारा 4 का मल्टीपल है, तब डेफिनेटली वहां पे हमें डिफरेंस ऑफ पावर स्क्वायर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इवन में वो केसेस लेने जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, ऑड में वो केसेस कोई भी केस लो, सारे के सारे केसेस हमारे एक्सेप्टेबल होंगे। इवन में वो केस नहीं लेना है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 ओनली हो, 4 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, क्या लॉजिक क्लियर है? और बाकी छोटी सी बात हमने देखी ली कि अगर डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो उस केस में फिर हमारा क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव चाहिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 उस केस में नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों इवन तो आ जाएंगे, 2 × 2, और दोनों इक्वल होंगे, तो इस केस में बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, भाई ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 0, तो स्टिल हमें दोनों पॉजिटिव तो नहीं मिलेंगे, नॉन नेगेटिव मिलेंगे बट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो ये एक्सट्रीम वाले केसेस हैं जिनको दिमाग में रखना है, जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन ऐसा भी फंसा है तुमको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितने केसेस बनेंगे हमारे, टोटल 6 इंटीजर्स हैं, वी हैव टू चूज 2 इंटीजर्स आउट ऑफ दीज 6, तो 6 × 2 टोटल केसेस बनेंगे, यानी 15 केसेस बनेंगे। वैसे भी देख सकते थे कैसे कैसे हम बना सकते थे, तो 2 के साथ लो तो 2 × 3 हो सकता है, 2 × 5 हो सकता है, 2 × 7 हो सकता है, तो हमारे टोटल 5 केसेस हो गए 2 के साथ में। ठीक है, पेयर्स कैसे बनाओगे, 2 3 2 5, ठीक है, सब लिखने नहीं, बस समझा रहा हूँ, 2 7 2 8 2 9, हमेशा एक ऑर्डर से स्टार्ट करोगे, तो हमने मान लो 2 से स्टार्ट किया, 2 से सबके पेयर बना लो। अब 2 से सारे पेयर बन गए हैं, तो अब पेयर्स बनाओगे 3 से, 2 और 3 का ऑलरेडी काउंट हो गया है, तो 3 के बाद 7 बचे हुए पेयर बनाओगे, 3 5 3 7 3 8 3 9। अब 5 के साथ पेयर बनाओ, तो 5 के साथ 5 7 5 8 5 9, बिकॉज 5 3 और 5 2 तो बन चुका है। सिमिलरली अब बनाओगे 7 के साथ 7 8 7 9 एंड फाइनली 8 9। टोटल कितना आ गया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 आ रहा है। ठीक है, सिंपली हमने NC2 से कर लिया, बट ये भी समझ में आना चाहिए कभी कभी हमें काउंटिंग भी करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो काउंटिंग हमेशा एक ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब कौन से हमारे काम के होंगे, काम के सारे वो प्रोडक्ट होंगे जहाँ पे कि हमें ऑड मिले, प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा जो है ऑफ दोज 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट या तो ऑड हो या फिर प्रोडक्ट हमारा 4 का मल्टीपल हो, वो भी चलेगा। प्रोडक्ट 4k + 2 होगा वो नहीं चलेगा, तो दोज विल नॉट बी आवर फेवरेबल केसेस, ये दोनों फेवरेबल केसेस होंगे। 15 टोटल हो गए, फेवरेबल केसेस कब आएंगे, जबकि ऑड हो। ऑड कब होगा, व्हेन बोथ आर ऑड, तो बोथ नंबर्स आर ऑड। दोनों नंबर्स हमारे ऑड हो। ऑड नंबर्स क्या है हमारे, 3 5 7 एंड 9।
तो बोथ ऑड कब आएंगे, 4C2, 6 केसेस होंगे। 4 का मल्टीपल कब होगा, या तो दो नंबर से जो कि 2 के मल्टीपल हो, या एक नंबर हमारा 4 का मल्टीपल हो और दूसरा नंबर कुछ भी चलेगा उसके केस में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 8 के साथ में कुछ भी कॉम्बिनेशन लो, सब चलेंगे हमारे। ठीक है, तो 8 के साथ में 2 भी चलेगा क्योंकि 8 और 2 मिला के हमारा हो गया 16। ठीक है, और 8 के साथ में सारे ऑड भी चलेंगे, तो कितने केसेस है, 8 के साथ में केसेस बन रहे हैं हमारे 5। सो टोटल 5 केसेस आ गए हमारे 4 के मल्टीपल। ठीक है, टोटल 6 + 5 काम के केसेस आ गए 11। रिमेनिंग 4 जो आ गए विच आर 4 के + 2, यानी 2 के साथ में सारे के सारे ऑड वैल्यूज, सो वो काम के नहीं होंगे। सो 11/15 विल बी आवर आंसर इन दिस केस। टोटल आर 15, फिर 11, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्या ही पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि जस्ट इन केस हम किसी एक केस में सॉल्यूशन निकालना चाहें यहाँ पे, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि a² - b², दिस इज इक्वल टू 40। ओके, सो ब्रेक कर लो इसको, a + b इंटू a - b, दिस इज इक्वल टू 40। अब अगर 40 को दो पार्ट से ब्रेक करना है हमें, तभी तो a + b a - b बनेगा। तो 40 को दो पार्ट से ब्रेक करोगे तो ये ध्यान रखना है दोनों पार्ट्स हमारे या तो इवन होते या तो ऑड होते। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमारा आ रहा है इवन या 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो दोनों पार्ट्स इवन में ब्रेक करना है हमको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि ऐसा ब्रेक नहीं करोगे, तुमने कहा दिया 8 एंड 5, यहाँ से हमें इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो बोथ पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 40 को लिख सकते हैं हम 4 × 10। तो बेसिकली 10 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में। 10 को ब्रेक कर सकते हो 1 × 10 में, 1 × 10 में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो बोथ पार्ट्स आर इवन, तो 2 × 20 हो जाएगा, तो 20 and 2 हो गया। सेकंड केस हो सकता है 10 को ब्रेक कर सकते हो 2 × 5 में, तो 10 and 4 हो गया। दोनों से हमें और बी की वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ए विल बी 20 + 2/2 11, और बी आ जाएगा 9। बी विल बी 14/2 7, और सॉरी ए आ जाएगा 7 सेकंड केस में, और बी आ जाएगा 3। तो ये दो हमें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन मिले। सारे सॉल्यूशन चाहिए होंगे, तो उस केस में क्या करोगे, 22 लिखा है, 2 × 2 और 20 भी लिख दोगे, यहाँ से भी सॉल्यूशन मिलेगा। 4 और 10 भी लिख दोगे, यहाँ से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा फर्दर फिर हम निगेटिव -20 या -2 भी लिख सकते हैं, वहाँ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। -10 -4 भी लिख सकते हैं, वहाँ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। -2 और -20 भी लिख सकते हैं, वहाँ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। -4 और -10 भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन टोटल केसेस कहता तो दो तो पेयर हमारे ऑलरेडी आ गए थे, 2 × 4 कर देते, 8 सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको। ठीक है, 8 पेयर ऑफ सॉल्यूशंस ए और बी के मिलते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, बट पॉजिटिव इंटीग्रल हमारे सिर्फ पहले दो केसेस में मिलेंगे। सेकंड केस में क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 and 20 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 20, और फिर बी क्या आ जाएगा, बी विल बी -9। सिमिलरली 7 and -3, -11 and -9, -7 -3, और लास्ट केस में वैल्यू आएगी हमारी -11 and 9 and -7 and 3। टोटल 8 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। यही सेम प्रोसेस होगा जब ऑड में देखोगे, बट ऑड में क्योंकि ये चक्कर नहीं होगा, 4 को सेपरेट तो कहीं करना नहीं है, तो ऑड में सारे के सारे केसेस देख लोगे कितनी तरह से फैक्टर्स को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम टू 10 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज 1/1 + 1² + 1⁴ +2/1 + 2² +2⁴ +3/1 + 3² +3⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जनरल टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि क्लियरली ये कोई एपी नहीं बन रहा है, कोई जीपी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको ब्रेक करके कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो दैट हम पैटर्न फाइंड आउट कर सके। और जाहिर सी बात है, इन सारे के सारे टर्म्स को 10 टर्म्स को लिख के तो जोड़ नहीं सकते, तो हमें इनको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके इनमें पैटर्न देख के और फिर कैंसिल आउट करके टर्म्स को हमें अपने क्वेश्चन को सिंपल करना पड़ेगा। तो पहला टर्म जनरली लिख सकते हैं Tn। ये फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, और सेकंड टर्म न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म न्यूमरेटर में 3 आ रहा है, तो एंड सो ऑन 1 2 3 4, यानी कि अनदर टर्म में n आएगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या है, 1 + 1² + 1⁴ फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 1 + 2² + 2⁴, तो 1 तो कॉमन है, तो 1 + n² + n⁴, ये हमारा अनदर टर्म आ जाएगा, n/1 + n² + n⁴। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और सीख लेते हैं कि जब भी कभी मैंशन है n⁴ + n² + 1, सो अगर हम n² + 1 करें तो दिस इज इक्वल टू n⁴ + 2n² + 1, बट हमें गिवन है n⁴ + n² + 1, तो इफेक्टिवली दिस इज n² + 1 होल स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर, यानी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है देखो, ठीक है। सो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट विल बी ए प्लस बी, यानी एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी कि एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर। एक सेकंड क्या लिख दिया, हाँ ये तो ठीक था, बट यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, बिकॉज एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर, यही तो आ रहा था। तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, तो इफेक्टिवली दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और नोटिस करो, पहला टर्म है हमारा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, सेकंड टर्म है एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा यहाँ पे टू एन का, टू एन का। सो अगर हम लिखें वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन एंड वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, इनको सब्ट्रैक्ट करें, लार्जर वैल्यू कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, जबकि हम एन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या आने वाला है, डिफरेंस आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, जो कि डिफरेंस होगा टू एन, तो दिस विल बी टू एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर फोर, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो डबल आ रहा है इफेक्टिवली, तो क्या इस टर्म को हम लिख सकते हैं एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर फोर, दिस कैन बी रिटन एज वन बाई टू इंटू टू एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर फोर, इफेक्टिवली वन बाई टू इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस एन वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, क्या ये लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तुम पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू द पावर फोर बेसिकली इज एन स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। सो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और बाकी हमने ये सब चीज़ें पहले भी देखी हैं, अगर तुमने पीवाईक्यूज का सेशंस चेकआउट किए होंगे तो वहाँ पे भी हमने बार बार देखा है कि कई बार पैटर्न ऐसा हमें मिलेगा स्पेशल प्रोग्रेशंस में, जहाँ पे कि हमें इस तरह से नंबर्स को देखना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पे भी दिख रहा है कि वन अपॉन थ्री इंटू फाइव, ठीक है, तो थ्री और फाइव में गैप है टू का, तो दिस कैन बी रिटन एज वन बाई टू टाइम्स टू अपॉन थ्री इंटू फाइव, और क्योंकि गैप है थ्री और फाइव में टू का और न्यूमेटर में आ रहा है टू, तो दिस कैन बी रिटन एज वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव, हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को घटाओगे तभी हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव, यही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे भी किया कि डिफरेंस हमारा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन और एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन में डिफरेंस आ रहा है टू एन का, और न्यूमेटर में दिया हुआ है एन, तो हमने किया वन बाई टू, तब न्यूमेटर में आ जाएगा टू एन, ठीक है, वन बाई टू इंटू टू एन, और फिर उसके बाद में ब्रेक कर दोगे इसको, ठीक है। तो अब चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई, वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, अब सारे के सारे टर्म्स के लिए यही चीज़ लिखते हैं, तो टी एन हमारा आ गया सिंपली वन बाई टू इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, तो पहले टर्म के लिए क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन अपॉन एन इज इक्वल वन है, तो वन माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल वन बाई वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन थ्री, फर्स्ट टर्म के लिए आ गया, प्लस वन बाई टू इंटू सेकेंड टर्म के लिए एन इज इक्वल टू रखोगे, तो वन बाई फोर माइनस टू प्लस वन विच इज थ्री माइनस वन अपॉन फोर प्लस टू प्लस वन विच इज सेवन, अब थर्ड टर्म के लिए वन बाई टू इंटू वन अपॉन नाइन माइनस थ्री प्लस वन, सो दैट इज सेवन माइनस वन अपॉन नाइन प्लस थ्री प्लस वन विच इज थर्टीन, एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या आएगा हमारा, टेन टर्म होगा, टेन टर्म होगा, एन इज इक्वल टेन पे, तो वन बाई टू इंटू वन अपॉन हंड्रेड माइनस टेन प्लस वन, तो दैट इज नाइन्टी वन माइनस हंड्रेड प्लस टेन प्लस वन विच इज वन वन वन, और यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि हमारा सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड टर्म, और ऐसे ही सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड टर्म कैंसिल आउट होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड टर्म से, तो ऐसे ही हमारे सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, तो वन बाई टू इंटू वन माइनस वन अपॉन वन 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 हो जाएगा हमारा फाइनली टर्म, फाइनली वैल्यू, तो वन बाई टू इंटू हंड्रेड टेन बाई हंड्रेड इलेवन विच विल फिफ्टी फाइव अपॉन ट्रिपल वन, रफली पॉइंट फाइव के आसपास वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा फिफ्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इलेवन, ठीक है। अगर ये इन्फाइनाइट सीरीज होता हमारा, इन्फाइनाइट सीरीज होता तो लास्ट में क्या है, लास्ट टर्म में बहुत बड़ा वैल्यू आता हमारा डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली वैल्यू हमारा अप्रॉक्सिमेटली जीरो होता, तो हमारा टोटल सम जो इन्फाइनाइट सीरीज का होता वो होता वन बाई टू, ओके, ठीक है।
एक और चीज़ जो यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले केस में 1/n² प्लस n प्लस 1 का जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, और वो सेकंड टर्म का n² माइनस n प्लस 1 के लिए वैल्यू आ रहा है। यानी कि अगर हम n² माइनस n प्लस 1, अगर हम n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देख लेते हैं। तो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस 1। सो माइनस n से ये कैंसिल आउट होगा एक n, और बच जाएगा हमारा n² प्लस n प्लस 1, है कि नहीं। तो अगर n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं n² माइनस n प्लस 1, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है n² प्लस n प्लस 1 मिल जा रहा है, तभी तो कैंसिल आउट हो पा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 11 टू द पावर x² माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 1। तो कितने हमें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस मिलेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको। सो हमें चाहिए राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 1। सो या तो ऐसा हो कि एनी नंबर टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, कि हमारा नंबर कुछ भी हो बट पावर 0 हो जाए, और पावर 0 हो गई तो फिर हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। पहला केस तो ये बना। सेकंड केस हो सकता है कि हमारा बेस 1 हो जाए। अब बेस 1 हो तो पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तो हमारा 1 ही रहेगा। थर्ड केस बन सकता है जबकि बेस हमारा -1 हो लेकिन पावर एक इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो। अब वो निगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, पॉजिटिव भी होगा तो भी चलेगा। भाई निगेटिव भी है तब भी रिजल्ट हमारा +1 आएगा। तो ये 3 केसेस पॉसिबल हो, तीनों के लिए सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला केस क्या है कि पावर हमें 0 करनी है। फर्स्ट केस है पावर शुड बी 0, देखिए x² माइनस 13x प्लस 42 दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो या तो डायरेक्टली रूट्स निकाल लो कि सम हमारा 13 आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 42, तो वैल्यूज कैन बी 6 एंड 7, वैल्यूज कैन बी 6 एंड 7। ओके, सेकंड केस में क्या है हमारा कि 1 टू द पावर एनी, यानी कि हमारा पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा बेस 1 होना चाहिए। पावर फ्रैक्शन भी होगा तो भी चलेगा, बेस 1 होना चाहिए। यानी कि x² माइनस 7x प्लस 11 शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आ रहा है 10 और सम आ रहा है 7, यानी कि x कैन बी 2 एंड 5, 2 एंड 5। ओके, थर्ड केस में बेस शुड बी -1 और पावर शुड बी इवन। पहले बेस निकाल लेते हैं, बेस -1 होना चाहिए, तो x² माइनस 7x प्लस 11 शुड बी इक्वल टू -1, यानी कि x² माइनस 7x प्लस 12 शुड बी इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आ रहा है 12 और सम आ रहा है 7, यानी 4 एंड 3, तो x इक्वल टू 3 एंड 4 हो गया। तो हमें 6 वैल्यूज मिल गई, 6 एंड 7, 2 एंड 5 एंड 3 एंड 4। लास्ट में चेक करना भी जरूरी है कि पावर हमारा दोनों केसेस में इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पावर हमारा x² माइनस 13x प्लस 42, x इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है, पावर को फोकस करो, तो x² माइनस 13x प्लस 42। अब देखो वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, हमें निकालना है कि इवन होगा कि नहीं होगा। तो अगर x एक ऑड वैल्यू है तो x² ऑड होगा, 13x भी ऑड होगा क्योंकि 13 भी ऑड है और 3 भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड प्लस 42 तो इवन है, तो यानी कि ऑड माइनस ऑड इवन आता है, इवन प्लस इवन इवन आएगा। तो हाँ इवन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू क्या आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, इवन आना चाहिए। x इक्वल टू 4 पे देखो, जब x ही 4 हो रहा है तो सारे के सारे टर्म्स हमारे इवन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो तो इंटीजर है, ठीक है। तो सारे के सारे टर्म्स इवन हो जाएंगे, रिजल्ट इवन ही आएगा, यानी कि दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 6 वैल्यूज इन टोटल आ रही हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा। दैट टोटल 6 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will mod of x minus 4 plus mod of x plus 5 is equal to k has exactly 2 solutions। will और has दोनों तो नहीं आएगा, ठीक है। so for what value of k mod of x minus 4 plus mod of x plus 5 equal to k has exactly 2 solutions। exactly 2 solutions कब आएंगे, तो या तो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं या पहले हम अंडरस्टैंडिंग अपनी जो मॉडुलस की है उसको लगाते हैं कि मॉडुलस एज अ डिफरेंस, ठीक है। सो mod of x minus 4 और mod of x plus 5, यानी कि बेसिकली दिस इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 4 प्लस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -5 और सम ऑफ बोथ इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू k। तो x की डिस्टेंस हम देख रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ऑन नंबर लाइन दैट इज 4 एंड अनदर पॉइंट इज -5, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन -5 एंड 4 क्या है, -5 और 4 के बीच का डिस्टेंस है इक्वल टू 9, और x की डिस्टेंस दोनों से मेजर कर रहे हैं और फिर उसका ऐड कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं।
ठीक है, तो x कैन बी, भाई तीन केसेस बनेंगे, इधर x विल बी लेस देन -5 और x विल बी बिटवीन -5 एंड 4 और थर्ड केस x विल बी ग्रेटर देन 4। सो इफ x इज लेस देन -5, तो ऐसे समझो x को डिस्टेंस निकालना है, x पे तुम खड़े हुए, ठीक है, x पे तुम खड़े हुए और तुम्हें डिस्टेंस चाहिए x का -5 से और 4 से, तो x का -5 से डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, -5 तक चल के जाना पड़ेगा और 4 के डिस्टेंस के लिए x से 4 तक चल के जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगा हमारा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 9, है कि नहीं, जो वैल्यू है हमारा ग्रेटर देन 9 आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 9। तो अगर x हमारा लेस देन -5 है तो उस केस में जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 9 फ्रॉम x, टोटल डिस्टेंसेस विल बी ग्रेटर देन 9, isn't it so? Similarly x जब 4 से बड़ा होगा, इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस प्लेस और अगेन तुम्हें डिस्टेंसेस ऐड करना है, तो x से 4 तक जाओगे, एक तो ये डिस्टेंस होगा x और 4 का, और फिर x से -5 का डिस्टेंस ये होगा। तो अगेन क्योंकि -5 से 4 तक का डिस्टेंस 9 है, तो डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 9, यानी कि इस केस में भी टोटल डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 9। और अगर तुम -5 से लेकर 4 के बीच में कहीं पे भी खड़े हो, x हमारा -5 से 4 के बीच में कहीं पे भी है, उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन -5 एंड x विल बी दिस वैल्यू एंड x एंड 4 विल बी दिस वैल्यू, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी पड़ेगी x से -5 तक डिस्टेंस और x से 4 तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 9 यूनिट्स, लेकिन इन दिस केस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 9, इजंट इट सो? यानी कि किसी भी केस में, इन एनी केस, अगर हम कहें कि k इज इक्वल टू 9 हो, k इज इक्वल टू लेस देन 9 हो, 9 से छोटा कोई वैल्यू हो, तो क्या हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा? क्योंकि किसी केस में या तो हमारा डिस्टेंस ग्रेटर देन 9 आ रहा है या इक्वल टू 9 आ रहा है, बट लेस देन 9 कभी भी नहीं आ रहा है, यानी कि इफ k इज लेस देन 9 देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर k इज इक्वल टू 9 आ रहा है उस केस में, तो k इज इक्वल टू 9 तो हमारा सारे केस में आएगा व्हेन x इज बिटवीन -5 एंड 4, यानी कि एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन -5 एंड 4 इंक्लूडिंग बोथ विल बी अ सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 9, यानी कि इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर हम रियल नंबर्स देख रहे हैं तो इनफाइनटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर हम इंटीजर्स देखेंगे तो इंटीजर्स लिमिटेड होंगे, -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3 एंड 4। एंड इफ k इज ग्रेटर देन 9, तो उस केस में क्या होगा, इफ k इज ग्रेटर देन 9 तब फिर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा व्हेन x इज लेस देन -5 और एक सॉल्यूशन मिलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। तो इन दिस केस विल बी गेटिंग एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, two solutions. One will be when x is less than -5 and second will be when x is greater than 4. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि k इज इक्वल टू 11 ले लिया हम, फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 11 ले लिया, टोटल डिस्टेंस हमारी 11 लेनी है आपको, ठीक है। अब हमें ये तो पता है -5 से लेकर 4 के बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा 9 का, तो अगर हम x लेस देन -5 में डिस्टेंस निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, k इज इक्वल 11 है, यानी कि 9 के बजाय 11 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सो इफ वी टेक x इक्वल टू -6, -5 के बजाय -6 पे हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो 1 तुम एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अब जैसे तुम अगर पीछे वाला देखो जहाँ पे स्टोन ले करने, तो क्या 1 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें टोटल 11 डिस्टेंस आ जाएगा कि -6 से -5 का डिस्टेंस 1 का है, और एक सेकंड, हाँ, -6 से -5 का डिस्टेंस 1 का है, -6 से 4 का डिस्टेंस 10 का है, दोनों में 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल हमारा डिस्टेंस 11 आ जाएगा। और सेकंड सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 5, 1 का इधर ले लिया तो हमें x इक्वल -6 मिलेगा, 1 उधर ले लोगे x इक्वल 5 मिल गया, एंड इन बोथ दीज केसेस हमारा k इक्वल टू 11 पे दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ k इफ दैट इज ग्रेटर देन 9 हमें एक्जैक्टली दो सॉल्यूशन मिलेंगे, इफ k इज लेस देन 9 नो सॉल्यूशन, k इक्वल टू 9 इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर इस केस में आ जाएगा एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन चाहिए, तो k शुड बी ग्रेटर देन 9, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया डिस्टेंस अप्रोच से सॉल्व करने का। अदरवाइज तुम चाहते तो ग्राफ भी बना सकते थे यहाँ, ठीक है, अदरवाइज ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते थे। हालांकि अभी डिस्टेंस अप्रोच से ही हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, बजाय कि सारी वैल्यूज को ओपन करो। ठीक है, ओपन करके भी कोशिश कर सकते थे कि तीन केस बनेंगे, एक्स इज लेस देन -5, -5 एंड 4, एंड फाइनली एक्स ग्रेटर देन 4। तीन केस बना, पहले केस में एक्स लेस देन -5 बोथ विल बी ओपनिंग विद अ नेगेटिव साइन, सो क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, -x + 4 -x -5, तो -2x -1, दिस विल बी द इक्वेशन। -5 एंड 4 के बीच में x + 5 विल बी ओपनिंग with the positive sign and x - 4 will be opening with a negative sign. So -x + 4 + x + 5. So this is equal to 9 आ गया। और third scenario x greater than 4 both will be opening with a positive sign. So x - 4 + x + 5. So this is 2x + 1.
Okay, so -5 and +4. Let us say this is our y-axis. This point is -5 and this point is 4. Between -5 and 4, at all places, the graph will be at y equal to 9. And then राइट हैंड साइड में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो ऐसा ग्राफ बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब हम y की वैल्यू कुछ भी लें दैट इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, 9 से बड़ी कुछ भी वैल्यू लें, मान लो हमने कोई भी वैल्यू लिया y इक्वल लेटर से 11 ले लिया, तो अब हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि y इक्वल 11 को एक्सटेंड करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा ऑन दिस साइड व्हेन x इज लेस देन -5 और सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा ऑन दिस साइड व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। So there are exactly two solutions for any value of y when y is greater than 9. If y is equal to 9 तब तो फिर इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और if y is less than 9 तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ से समझ सकते हो इस बात को, अदरवाइज बेस्ट है कि ऐसे ही समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is let C be a circle of radius root 20 centimeter. Let L1 and L2 be two lines given by 2x minus y minus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 18 equal to 0 respectively. Suppose that L1 passes through the center of C and that L2 is tangent to C at the point of intersection of L1 and L2. So which of the following could be the equation of circle C? कौन सा इनमें से इक्वेशन ऑफ सर्कल सी होगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। सर्कल का रेडियस गिवन है √20 and L1 and L2 are two lines given by 2x minus y minus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 18 equal to 0, while L1 is passing through the center of the circle and L2 is tangent to circle. Okay, so if this is the circle, one line is tangent and other line is passing through the center of the circle. ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही है लाइन, और L2 is tangent at the point of intersection of L1 and L2. So this is L2 और L1 is passing through the center as well as L1 is passing through the point of intersection, दोनों जो का जो L1 और L2 का है, यानी कि L1 जो हमारा है, ठीक है, अगर हम इतना ही लाइन ड्रॉ करें L1 का, L1 is passing through the center, L1 और L2 परपेंडिकुलर होगा बिकॉज रेडियस है। L1 जब हमारा जो लाइन L1 पूरा एक्सटेंड करेगा सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है, बट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इजंट इट सो? तो रेडियस लाई कर रहा है हमारा L1 पे, तो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। वैसे भी इक्वेशन से दिख रहा है, इक्वेशन से स्लोप निकालोगे तो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है L1 का। तो L1 आ रहा है y इक्वल 2x माइनस 1 और L2 आ रहा है इक्वल टू 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 18, यानी y इज इक्वल -1/2 -9। तो यहाँ पे भी स्लोप -1/2 -x/2 -9, तो स्लोप देख पा रहे होगे m1 इंटू m2 आ रहा है इक्वल टू -1। बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा यहाँ से, सेंटर अगर O है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लेते हैं कि I है, तो I के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे L1 और L2 को सॉल्व करके। सॉल्व कर लो, y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो 2y प्लस x इज इक्वल टू 18, पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1, 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 18, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x आ गया यहाँ से 4 और x 4 आते ही हमें y मिल जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 1 विच इज 7। तो 4,7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब एक अप्रोच ये हो सकता है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है कि 4,7 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल को, तो 4,7 पुट करके देख सकते हो। सेकंड अप्रोच या बेटर अप्रोच क्या होगा कि हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन हमें रेडियस भी दे रहा है, तो रेडियस विच इज IO शुड बी इक्वल टू √20, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी L1 लाइन की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हम यूज कर सकते हैं कि हमें एज्यूम करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O या सेंटर कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने पड़ेंगे, तो मान सकते थे A, B, बट क्योंकि A, B दिस इज पासिंग थ्रू L1 पॉइंट पे, L1 लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट O,
तो पॉइंट ओ L1 को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो L1 पे क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस वन, यानी कि b विल बी इक्वल टू 2a माइनस वन। इफेक्टिवली वी कैन डायरेक्टली राइट दैट कोऑर्डिनेट्स विल बी a, 2a माइनस वन, और डिस्टेंस बिटवीन i एंड o दैट इज इक्वल टू 20। तो डिस्टेंस ऑफ i o दिस इज रूट 20। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो a माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 20। स्क्वायर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा a माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 8 होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा इफेक्टिवली 4 टाइम्स a माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज 20। तो 5 टाइम्स a माइनस 4 होल स्क्वायर इज 20। तो a माइनस 4 होल स्क्वायर विल बिकम 20/5 विच इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर आ रहा है। तो a माइनस 4 हमारा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, या तो प्लस 2 होगा या फिर माइनस 2 होगा। तो यहाँ से हमें a की दो वैल्यूज मिलेंगी। वन वैल्यू विल बी व्हेन a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, जब हमने प्लस 2 लिया, और जब माइनस 2 लेंगे तो a विल बी 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो या तो a 6 आएगा या फिर a 2 आएगा। ठीक है, a विल बी इक्वल टू 6 और a विल बी इक्वल टू 2। क्लियर है? तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगे हमारी। अल्टीमेटली हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, क्योंकि इक्वेशन अगर कुड भी, तो उनमें से एक हमारा सॉल्यूशन में गिवन होगा। तो हमें सेंटर की वैल्यूज, सेंटर कोऑर्डिनेट्स मिलकर रेडियस फाइव से पता है, इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर a इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, वो दो केसेस मिलेंगे। फर्स्ट केस विल बी, इक्वेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स है a, 2a माइनस 1, तो 6, 11 होगा। या सेकंड केस होगा हमारा 2, 3 होगा। तो 6, 11 के केस में इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 11 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर 20 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल 20। सेकंड केस में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल 20। एक्सपैंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 22y और प्लस 36 प्लस 121, दिस इज इक्वल 20। सिंप्लीफाई करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 22y और प्लस 157 माइनस 20, तो प्लस 137, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो सी और डी तो आंसर नहीं होंगे। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गया। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 20, तो माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, वैसे भी जब हमारा सेंटर का वैल्यूज मिल ही गया था, तो यहाँ से भी देख सकते थे कि सेंटर हमारा क्या आता है। अगर हमारा जनरल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी, सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इन दैट के सेंटर कोऑर्डिनेट्स आते हैं माइनस जी कॉमा माइनस है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे 6, 11 है, तो उसके में इक्वेशन बनेगा हमारा, कोफिशिएंट्स होंगे उसको माइनस 12x एंड माइनस 22y, तो ऑप्शन सी तो आंसर वैसे भी नहीं होता। ठीक है, और फिर हमारे रेडियस आता है उस केस में रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस हमारा आ रहा है इक्वल टू रूट 20। तो यहाँ पे तो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सी तो पहले एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, नहीं हो सकता था। डी में चेक करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, डी आएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और प्लस 137, विच विल वेरी ह्यूज वैल्यू, रूट 20 थोड़ी आने वाला है, तो वैल्यू बहुत लार्ज आ जाएगी। तो डी भी आंसर नहीं होगा, तो वहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे। बहरहाल जब एक बार हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती। ठीक है, क्लियर है? तो दिस वाज आवर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई बिलीव कि जितनी बातें हमने डिस्कस की, सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।